नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएँ। नया वर्ष आपके लिए खूब सुख और समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, यही न्यूज़ लॉन्चर टीम की तरफ से हम कामना करते हैं। आज डायरेक्ट हिट में हम बात करेंगे महाराष्ट्र, जो संघ का राज्य है, यानी संघ का हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर नागपुर में है। उसी राज्य की बात करने जा रहे हैं। हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मूड है कार्यकर्ताओं का, वो उत्साह एक चरम पे पहुंच गया है। उन्हें लगता है कि किसी भी हालत में, चाहे सर्वे कुछ कहे, चाहे जनमानस कुछ कहे, यदि चुनाव प्रबंधन ठीक हो, क्योंकि जैसे कि बाकी सारी चीजें सरकारी नियंत्रण जैसी हो गई है, तो फिर चुनाव जीतना आसान हो जाता है। लेकिन इस उत्साह को और इस जो एक टेम्पो बना है महाराष्ट्र में, वहां पर क्या राहुल गांधी हिट करने जा रहे हैं। छठ के पहले 6 तारीख को राहुल गांधी महाराष्ट्र के मुंबई में रैली करेंगे। वो नागपुर भी जाएँगे। लेकिन मुंबई में जो रैली होगी, उस पर उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये जो महाराष्ट्र के गठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के जो प्रोमिनेंट दल हैं, वो रहेंगे। बाकी छोटे-मोटे दल और बाकी जो सहयोगी हैं, उनके राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी वहाँ आने के चांसेस है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। भाजपा और शिवसेना तब कंबाइन थी, बिना टूटी थी, अटूट शिवसेना थी। वो दोनों मिलके आराम से सरकार बना लेते। लेकिन जैसा कि उद्धव ठाकरे बार-बार कह रहे थे कि हमने हमारे पिता को एक वादा किया था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री ज़रूर बनेगा, तो 2.5 साल के लिए कम से कम शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए। चुनाव के पहले जो चीज़ मान ली गई थी, चुनाव के बाद वादा तोड़ दिया गया। तो फिर उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन तोड़ शरद पवार के नेतृत्व में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में बनी, उसके आर्किटेक्ट, शिल्पकार शरद पवार थे। शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस और खुद की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिलाकर सरकार बनाई। बहुत बड़ा नाट्य हुआ, उसी के बीच देवेंद्र फडणवीस ने 80 घंटे की सरकार बनाई, वो गिरी। फिर मजबूरी में केंद्र को नमना पड़ा और उद्धव ठाकरे की ताजपोशी हुई। 2.5 साल सरकार चली, उसमें कोविड भी रहा और उसके बाद शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे अलग हो गए, विधायकों को लेके सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे जिस शिवसेना को लेके निकले, उसे ओरिजिनल शिवसेना माना गया, उन्हें सिंबल भी दिया, नाम भी दिया गया और उनके नेतृत्व में, यानी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, क्योंकि इस टूट के आर्किटेक्ट देवेंद्र फडणवीस थे। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी तोड़ा गया शरद पवार का खच्चीकरण करने के लिए और एक सरकार बनी। ये इतिहास है। लेकिन इस 2.5 साल में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस लगातार सरकार पे हमले करते रहे और उसकी परिणति ये हुई कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की बुरी हार हुई। महाराष्ट्र में मात्र 9 सीटों पे वो चुनाव जीत पाए। 7 सीटें एकनाथ शिंदे ने ली, 1 सीट अजित पवार ने। कुल मिला के 48 में के मात्र 17 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने केंद्र की सरकार को बैसाखियों पे ला दिया। इसलिए महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में इस बार भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना
अजित पवार की राष्ट्रवादी और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है, लेकिन महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की स्थिति करीब-करीब सेटल्ड हो गई है। बहुत कम जगह है कि जहां उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन 5 तारीख तक बहुत सारा सेटलमेंट होगा। कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नाम की कोई चीज ना हो। विद्रोह से सभी परेशान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान एकनाथ शिंदे और अजित पवार, खासकर ये लोग हैं, क्योंकि कई जगह बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए सहयोगी दलों के सिंबल पे अपने लोग उतारे। खासकर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को कोंकण में एक सीट एडजस्ट करने के लिए बोली। नारायण राणे के बेटे को शिवसेना में प्रवेश करके उनको सीट दी गई और मुंबई में पार्टी की प्रवक्ता शायना इब्राहिम शायना को अ, जिनके पिता एक बड़े नेता थे, मुंबई के शरीफ थे, उन्हें फिर एकनाथ शिंदे के पक्ष में प्रवेश करवाकर सीट दी गई। एकनाथ शिंदे के यहाँ पे बहुत लोगों की नाराजगी है कि हमने इस विद्रोह में भी आपका साथ दिया। खासकर एक जगह पालघर जहाँ सिटिंग एमएलए था एकनाथ शिंदे का, उनको टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने अपने आदमी को वहाँ वो सीट ही बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली। कई जगह विद्रोह भी होंगे, कई जगह इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग खड़े हैं। बीच में राज ठाकरे, वंचित आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर जैसे लोग और फिर ओएसी इस चुनाव में तड़का लगाने के लिए तैयार है। राज ठाकरे को ये समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली किधर है, किस साइड पे है, किसके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने अब जो लोकसभा में निर्णय मिले थे, उसी को फिर से वही निर्णय विधानसभा में लाने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर कोई दो मत नहीं है। शरद पवार हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए या फिर कांग्रेस की तरफ से रमेश चन्नीतला हो गए। इन्होंने लगातार एक बात को कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद जब हम सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, तब हम करेंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे नहीं आ रही। वो आएगी तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ ही मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमें एज है। बार-बार कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो लोकसभा के चुनाव में जो विधानसभा सेगमेंट में लीड ली, उसको लेके बहुत आशान्वित है कि एनडीए और इंडिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं। लेकिन अक्सर हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आते हैं, उसमें जो विधानसभा में आपका लीड होता है, वो ज़रूरी नहीं कि विधानसभा में रहे। विधानसभा के इश्यूज़ अलग होते हैं। महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी है, डबल इंजन की, साथ में सिम्पैथी है और इंडिया गठबंधन में सहानुभूति है, सिम्पैथी जिसको कहते हैं। वो उद्धव ठाकरे के बारे में और शरद पवार के बारे में। जितना चुनाव आगे बढ़ेगा, उतने शब्दों के बाण चलेंगे। जितने शब्दों के बाण चलेंगे, उतने ही उद्धव और शरद के प्रति सिम्पैथी बढ़ेगी। किसानों के अपने मसले हैं, बेरोज़गारी के अपने मसले हैं, गुजरात गए हुए उद्योग ये बड़ा मसला है। कई राज्य सरकार पे बढ़ता हुआ कर्ज, कई लोगों का पेमेंट नहीं होना, तिजोरी खाली होना, कई इश्यूज़ हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव में तड़का लगाएँगे। लेकिन राहुल गांधी का पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में उतरना यकीनन ये महाराष्ट्र के तमाम महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को बल देके जाएगा। राहुल गांधी ने हरियाणा के बाद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी शायद अब उस ताकत से नहीं उतरेंगे, क्योंकि हरियाणा में जितनी मेहनत उन्होंने की थी, उन्हीं के लोगों ने उस पे पानी फेर दिया। लेकिन इस बार वो ज़्यादा कॉशियस है। इस बार भले ही
लोग वही हैं पुराने, जिनके भरोसे वो हरियाणा लड़े थे। करीब-करीब वही लोग फिर से क्षेत्र वाइज़ इंचार्ज बना के उतारे गए हैं। लेकिन फिर रमेश चन्नीतला एक ज़रूर ऐसी जनरल सेक्रेटरी है कि जो संगठन को जानते हैं और संगठन को जानने की वजह से संगठन पे पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सीटें हैं, 5 सीटें जहाँ डबल उम्मीदवार हैं बी फॉर्म लेके, एबी फॉर्म लेके, वहाँ कुछ विड्रॉल होंगे। लेकिन राहुल गांधी के उतरने से कम संविधान की लड़ाई और तेज हो जाएगी। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र में करीब-करीब 5 लाख घरों के अंदर संविधान की प्रतियाँ भाजपा बाँटने जा रही है और ये प्रोग्राम शुरू भी हुआ है। लेकिन संविधान की प्रति घर पे रखना, संविधान के सामने नतमस्तक होना और संविधान के अनुरूप देश चलाना, ये अलग-अलग बातें हैं। आपके घर में गीता हो सकती है, आपके घर में रामायण हो सकती है, आप उसकी पूजा पूजा कर सकते हो, इससे जीवन बदलेगा नहीं। रामायण में लिखी हुई बातें आत्मसात करनी होगी, गीता को समझना होगा, जीवन में ढालना होगा, तब जाके जीवन सुधरता है। ऐसे ही संविधान का है। संविधान ये किताब घर पे रखने की नहीं है। संविधान ये पूजा का अ, ग्रंथ नहीं है। संविधान पढ़कर देश चलाने का वो एक गाइड है। यदि संविधान की धज्जियाँ रोज़ उड़ाते रहोगे, तो फिर उस संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी रास्ते पे है। राहुल गांधी की ये खासकर छठ के पहले की अ, सभा मुंबई की और उसके बाद महाराष्ट्र का उनका दौरा यकीनन ये एनडीए गठबंधन के लिए कहीं न कहीं टेंशन का मामला हो गया है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।